तो हमको पता है कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है और log 10 इज़ 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमको pH ऑफ प्योर वाटर मिलता है वो 7 मिलता है। कि इसको हम मतलब किसी बफर को बेसिक बफर कब बोलेंगे तब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। और हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड्स को स्कैन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के 4 यूनिट को ख़त्म कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है यूनिट 5 और हमारा ये लास्ट यूनिट होने वाला है। यूनिट 5 में आता है पीएच, बफर्स एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पीएच क्या होता है? पीएच का एक फुल फॉर्म भी होता है विच इज़ पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का ये फुल फॉर्म है, पर इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका ये मतलब निकल के आता है कि मानो मेरे पास एक 100 ml का बीकर है, ठीक है। यहाँ इस बीकर के अंदर मेरे पास 100 ml सोल्यूशन है, ठीक है। इस 100 ml के सोल्यूशन में इसमें कितने जो हाइड्रोजन आयंस है वो उनका अमाउंट क्या होगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीएच। इस पर्टिकुलर 100 ml के सोल्यूशन में मेरे पास कितने ऐसे हाइड्रोजन आयंस होंगे उसी को बताता है पीएच, ठीक है। इसी का ये मतलब निकल के आता है पीएच का। पीएच इज मेजर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितने हाइड्रोजन आयंस होंगे, उसी को मेजर करता है पीएच। इट डिटरमाइंस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। यही चीज़ होती है जो डिटरमाइन करता है कि कोई सब्सटेंस है वो या तो एसिडिक होगी, या तो न्यूट्रल होगी, या तो बेसिक होगी। जब हम ये कहते हैं कि सिट्रस के जितने भी होते हैं, जैसे लेमन के जो जूस होता है, ठीक है, वो एसिडिक होता है। जितने भी सिट्रसी फैमिली के होते हैं सब एसिडिक होते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका पीएच ही वैसा है, ठीक है, जिसकी वजह से जब हम उनका पीएच कैलकुलेट करते हैं उसकी वजह से हम ये बता पाते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ न्यूट्रल होते हैं तो कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। नाइट्रोजन के ज़्यादातर कंपाउंड्स अगर देखेंगे अमोनिया हो, हम उनको बेसिक ज़्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं? जब उनका हम पीएच कैलकुलेट करते हैं ना, तो उनका जो पीएच हमको मिलता है वो बेसिक रेंज में आता है, इसलिए हम उसको बेसिक बोलते हैं। पीएच जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है किसी सोल्यूशन में उसे कैलकुलेट करता है। और दूसरी बात ये कि ये बताता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है या तो वो एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। बेसिक का दूसरा नाम एल्कलीन भी होता है। तो पीएच को ही मेजर करने के लिए सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था, ठीक है। तो सोरेनसन क्या कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है पीएच का, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेनिश केमिस्ट सोरेनसन इन 1909, ठीक है। 1909 में सोरेनसन ने पीएच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने पीएच को कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएच का मतलब क्या निकल के आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, मतलब नेगेटिव लॉगरिथम है H प्लस का। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। पता है, अगर मैं इस पीएच की जगह पे यहाँ पे जो P और H लिखा है इसकी जगह मैं कुछ और भी रखूंगा ना, H की जगह पे मानो K रख दूँ, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ना लॉग के, वो उसमें भी K आ जाएगा। जब तो PK इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ K। जब भी ऐसा स्मॉल, और पीएच का एक बात ध्यान रखना, उसका जो P होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा होता है और H जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है। दोनों कैपिटल नहीं होते या दोनों स्मॉल नहीं होते हैं। एक स्मॉल है, P हमारा स्मॉल होता है, H कैपिटल होता है, इसी तरह से लिखा भी जाता है। सोरेनसन ने जो पीएच स्केल दिया, इट इज यूज टू स्पेसिफाई, इसको हम यूज करते थे टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा, उसको स्पेसिफाई करने के लिए सोरेनसन ने ये स्केल दिया था। उनके स्केल के हिसाब से हमें तो ये वैसे पता भी है, ठीक है। तो जो स्केल होता है वो 0 to 14 तक जाता है। 7 जो इनके बीच का नंबर है वो एक न्यूट्रल पीएच को दर्शाता है। तो 7 से जितने भी आप नीचे जाओगे ना, कम नंबर्स पे जाओगे, वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और 7 से जब आप ऊपर की ओर जाओगे, 7 से 14 के बीच में जितने भी सब्सटेंस आएंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। 7 न्यूट्रल,
7 से कम जाओगे तो एसिडिक, 7 to 0, ठीक है। और 7 से ऊपर जाओगे मतलब 7 to 14 के बीच में कहीं अगर घूमोगे तो वो बेसिक कहलाता है वो सब्सटेंस। ये बात ध्यान रखना, ये जो स्केल होता है उसको हम इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं इन मोल्स पर लीटर। तो जो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन मोल्स पर लीटर। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना H3O+, इसको ना H+ के इक्विवेलेंट मान के चलो, ठीक है। सो H3O+ क्या होता है, H+ ही होता है। सो आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट और भी समझेगा क्योंकि आगे भी H3O+ काफी यूज होगा, तो उसको ना H+ मान के चलना। सो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर ये बताता है, ठीक है। सो जब हम बोलते हैं कि न्यूट्रल पीएच जो होता है वो 7 होता है, तो क्यों बोल रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, पीएच जो होता है ना ये थोड़ा रिलेटिव टर्म होता है कि किसके टर्म, जैसे भी ये जो न्यूट्रल पीएच है इसको हमने फाइंड आउट कैसे किया वो देखते हैं। तो ये ऐसे मालूम पड़ा कि जो प्योर वाटर के जब हमने हाइड्रोजन आयंस को कैलकुलेट किया कि एक प्योर वाटर में कितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं, तो हमको मिला 1 × 10⁻⁷ मोलार्स। यहाँ पे कभी कभी नॉर्मल भी लिखा होता है, दोनों चलेगा, ठीक है। सो 1 × 10⁻⁷ मोलार्स हुआ। सो अगर मैं पीएच का, मेरे पास हाइड्रोजन आयन है और अगर मैं इसी को मैं पिछले फॉर्मूला में रखूं कि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है H+ का। सो H+ की जगह पे मैं अगर 10⁻⁷ लिख दूं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो -log10⁻⁷। सो हमको पता है कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है और log 10 is 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो हमको पीएच ऑफ प्योर वाटर मिलता है वो 7 मिलता है, ठीक है। इसलिए हमें जो यहाँ से पता चला कि प्योर वाटर जो होता है वो 7 है, तो न्यूट्रल पीएच जो है वो एक 7 होता है। सो इस तरीके के कैलकुलेशंस का यूज करके सोरेनसन ने अपना पीएच स्केल बनाया था। सो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं जब हम बोल रहे हैं पीएच जितना चिल्ला रहे, तो सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने में किस तरीके से, एक बात ध्यान रखना, कोई सब्सटेंस होता है ना, ज्यादातर जो हमारे ड्रग होते हैं ना या तो वो वीक एसिड होंगे या बेस होंगे। तो इसको मैं एसिड और बेस समझ के जाता हूँ। तो मान लो कि किसी एसिड को ना अगर आपने एसिडिक पीएच के सोल्यूशन में डाला ना, ठीक है, किसी एसिडिक पीएच के सोल्यूशन में डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल रिमेन अनडिसॉल्व्ड, ठीक है। सो कोई भी एसिडिक ड्रग, ठीक है, यहाँ पे ड्रग लिख देता हूँ। सो कोई भी एसिडिक ड्रग को अगर आपने एसिडिक सोल्यूशन में ही डाला तो वो नहीं डिसॉल्व होने वाला, पर उसी एसिडिक ड्रग को अगर आपने, ठीक है, तो किसी एल्कलीन सोल्यूशन में डाला या बेसिक सोल्यूशन में डाला, ठीक है, तो वो डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है। सो इट डिसॉल्व्स, तो वो डिसॉल्व होने लगेगा। सो इसीलिए हमारा ड्रग की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पीएच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। एक ऑप्टिमम पीएच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऐसा पीएच है जहां पे हमारा ड्रग नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है, ऐसा भी पीएच होता है जहां पे हमारा ड्रग डिसॉल्व होगा, ठीक है। सो इसलिए जो है यहाँ पे लिखा ना एनहांसिंग सॉल्युबिलिटी। सो हमको एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए जहां पे हमारा ड्रग डिसॉल्व हो सके। सो ऐसे पीएच को पता कर लेंगे तो हम ऐसे ड्रग को जो हमारे बॉडी में है, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो सकता है। सो एनहांसिंग सॉल्युबिलिटी। दूसरा आता है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। सो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी की बात क्या हो रही है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो मान लो कि किसी ना किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन अंडरगो करता है, डिग्रेडेशन अंडरगो हो जाता है, ठीक है। सो कुछ ड्रग जो है मान लो कि अगर हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, पर ये जो रिएक्शन होता है ना हाइड्रोलिसिस का, ये भी एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है, ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है। सो अगर हम ऐसे पीएच में उसको ना रखें जहां पे ये हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर सकता है, तो हम उस कंपाउंड को बचा के रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है। थर्ड एप्लीकेशन आएगा इम्प्यूरिंग प्योरिटी। होता कैसा है ना कि मानो कि अगर आपको कुछ प्रोटीन्स को अगर हम प्योरीफाई करना चाहते हैं तो उसको भी हम पीएच के साथ कर सकते हैं बाय। सो पीएच मतलब कैसा होता है कि देखो प्रोटीन में क्या देखने मिलता है ना कि मानो कि कोई प्रोटीन है किसी सोल्यूशन में अभी है, ठीक है, मानो कि एक बीकर इस सोल्यूशन में हमारा प्रोटीन डिसॉल्व है, अब मेरे को इसको अलग करना है। सो हमको ऐसा देखने मिला है कि एक पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, मतलब एक पर्टिकुलर पीएच पे हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो इस सोल्यूशन से अनडिसॉल्व हो जाएंगे, पता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, और जैसे ही इनका प्रेसिपिटेट बन गया हम उनको आराम से फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भी सोल्यूशन होगा, जितना भी हमारा जो लिक्विड होगा, लिक्विड पार्ट बाहर दूसरा हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट होगा हमारा प्रोटीन, उसको हम अलग कर लेंगे। सो इस तरीके से प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग।
हमारा जो ड्रग होता है ना, ठीक है, उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन कब होता है पता है? जब वो अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो। किस में हो? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। सो उसका ऐसा पीएच होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे वो आयोनाइजेशन ना अंडरगो करे, क्योंकि अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हमारे ड्रग का सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के लिए भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखने मिलता है। पीएच की जानकारी होना ज़रूरी है। फिर आता है ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आपको एक बात पता होगी, आपने अपने 11th-12th में तो पढ़ा ही होगा, या फिर अपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, या आगे पढ़ोगे। सो उसमें एक देखने मिलता है जितने भी हमारे बॉडी में काम होते हैं वो थ्रू हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स होते हैं। तो मैं अभी फिलहाल एंजाइम्स को पकड़ रहा हूँ। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, पता है, ये एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर में ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एंजाइम्स भी होते हैं ना, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो मोस्टली लाइक प्रोटीन्स भी होते हैं, तो एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे काम करेंगे। पीएच बदल दो, ठीक है, अगर ज़रा सा भी पीएच ऊपर नीचे हुआ तो एंजाइम्स अपना काम नहीं दिखा पाएंगे, और अगर अपना काम नहीं दिखा पाएंगे तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, सो ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पीएच। नेक्स्ट आता है कि अभी हम पीएच पे जितना चिल्ला रहे हैं, तो पीएच को कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सब्सटेंस है उसका पीएच कितना है, अप्रॉक्सीमेट या फिर एब्सोल्यूट, दोनों। सो मोस्टली हमारे पास इसके मेथड, एक तो कोलोरीमेट्रिक मेथड और एक इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है। ठीक है, सो कोलोरीमेट्रिक मेथड से भी इसके भी पहले मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको एक पीएच पेपर आपको पता होगा। ठीक है, सो मतलब एक लिटमस पेपर भी होगा। लिटमस पेपर से भी इतना बताता है कि जो सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है, कोई नंबर नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी सब्सटेंस में डालो, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन था वो एसिडिक था। वहीं पे पिंक अगर कन्वर्ट हो गया ब्लू में तो उससे पता चलता है कि वो बेसिक सोल्यूशन था। तो ये लिटमस पेपर ना एक क्वालिटेटिव तरीका होता है पीएच जानने का। इससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये नहीं पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि एसिडिक अगर मैं बोल रहा हूँ तो 7 से कम में जितने भी होंगे सब एसिडिक होंगे। तो एक 6 नंबर का अगर पीएच वैल्यू हो तो भी वो एसिडिक है, और 2 नंबर का पीएच वैल्यू तो भी एसिडिक दिखाएगा। तो लिटमस पेपर से ना ये सब नहीं पता चलता कि कितना वैल्यू आया है। ठीक है, और आप एक और यूज़ करते हो कि पीएच पेपर। पीएच पेपर में ना एक आप किसी सब्सटेंस में जब उसके सोल्यूशन को डुबाओगे तो आपको ना एक पर्टिकुलर कलर दिखेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि पीएच कितना स्ट्रांग है या वीक है। तो उस पर्टिकुलर कलर को आप क्या करोगे, उस पीएच पेपर के ना बैक में एक ऐसे ऐसे कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं। और आप फिर इस जो पीएच पेपर में आपको कलर आया, आप ठीक है, इस रेफरेंस से ना उसको मैच करके देखोगे। ठीक है, तो इस कलर से आपको ये पता चलता है कि एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगता है कि मानो 0 to 7 लिखा है, ठीक है, 14 लिखा है। सो इसके बीच में आपका कलर कहाँ मैच हो रहा है। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल देख लूँ कि 1 to 2, सो इतना पता चल रहा है कि आपका पीएच एसिडिक है और उसकी वैल्यू 1 to 2 के बीच में कहीं लाई करती है। ठीक है, सो ये आपने काफ़ी कॉमन सबसे मेथड यूज़ किए होंगे अपने लैब में। अब जो अब देखेंगे थोड़ा प्रिसाइज मेथड होगा, कोलोरीमेट्रिक मेथड होता है और एक इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है। ठीक है, इसमें भी ना जो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है हमको। सो कोलोरीमेट्रिक मेथड में क्या आता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, कोलोरी मतलब कलर से ये नाम आया है। सो हम इसमें क्या करेंगे, कलर के थ्रू, ठीक है, जो कलर मिलता है उसके थ्रू हम पीएच को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो कोलोरीमेट्रिक मीन्स टू मेजर कलर। It involves the comparison of color of test solution with that of standard solution. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेस्ट सोल्यूशन होता है, दूसरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, और इन दोनों को कलर को हम मैच करके हम पता करते हैं, जैसे हमने पीएच पेपर में किया था। ठीक है, कि जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन का कितना पीएच है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, सो कलर्स को हम डेवलप कैसे करते हैं, सो कलर्स आर डेवलप बाय एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स टू बोथ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो जब हमें अगर कलर मैच करना है तो वो कलर आ किधर से रहा है, ये कलर हमें तब मिलते हैं जब हम उनमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड करें। ठीक है, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये प्री मेड आते हैं, ठीक है, कमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं। इनफैक्ट जो स्टैंडर्ड सोल्यूशंस होते हैं ये भी कमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं, पर ऐसा नहीं कि अगर नहीं आपको मिला तो आप बना नहीं सकते। लैब में आप स्टैंडर्ड सोल्यूशंस बिल्कुल बना सकते हैं। सो अब मेथड में आते हैं कि कोलोरीमेट्रिक मेथड काम कैसे करता है। सो इसमें क्या करते हैं ना कि स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, मानो कि आपके पास कई सारे बीकर्स होंगे, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन के होंगे, बफर सिस्टम्स होंगे,
और इन सभी का पीएच आपको पता होगा। मानो कि इसका 2 है, इसका 7 मानो, इसका 9 और 14 फॉर एग्जाम्पल, इन सभी का पीएच ये है, ये जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और आपको इनका ये पता है कि पीएच कितना है। अब आप क्या करोगे, इन सभी में ना फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे। सो जितना जैसे जैसे इसका पीएच चेंज होगा ना, तो हर अलग पीएच के लिए कलर अलग होगा। ठीक है, मान लो इसका ग्रीन होगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर येलो है, ठीक है, इसका अगर कोई भी कलर मान लो इंडिगो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फिर इसका ब्लू। तो अलग अलग पीएच के बेसिस पे, ठीक है, इसका जो कलर होगा ना वो भी अलग आएगा, पर यूनिवर्सल इंडिकेटर सेम होगा। यही सेम मानो कि दो ड्रॉप थे, मैंने इसमें डाल दिया तो मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है सोल्यूशन का, इसमें डाला तो मुझे येलो कलर दिख रहा है सोल्यूशन का, 9 पीएच में डाला तो मुझे इंडिगो दिख रहा है, 14 में तो ब्लू दिख रहा है। तो अलग अलग पीएच में अलग अलग कलर देखने मिलता है। ठीक है, सो अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू ईच बफर सोल्यूशन, डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जैसे जैसे आप पीएच बदलोगे तो डिफरेंट कलर्स भी देखने मिलेगा। फिर आप क्या करोगे कि आप फिर अपने जो टेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, इसका पीएच आपको नहीं पता, ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना कि आप ये ना कंपैरेटिव मेथड है कि आपको जो नोन है, जिसको जो चीज़ आपको पता है, उसके हेल्प से आपको जो नहीं पता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, सो ये जो सोल्यूशन अभी आपके पास है, आप इसमें भी ना अपना जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ऐड करोगे, ये एक पर्टिकुलर कलर डेवलप कर लेगा। ठीक है, सो मान लो कि इसने कलर डेवलप किया येलो, तो आप क्या करोगे ना, फिर ये जो आपके पास टेस्ट सोल्यूशन है, टीएस लिख देता हूँ और इस वाले को स्टैंडर्ड, ठीक है, एसएस स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन। तो ये टेस्ट सोल्यूशन को ना अब आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कलर से मैच करने की कोशिश करोगे। मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरा टेस्ट सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जिसका पीएच 7 हो उससे मैच हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का येलो कलर है। सो सिंस दोनों का सेम कलर देखने मिल रहा है, तो इससे मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरा टेस्ट सोल्यूशन है वो उसका भी पीएच सेम 7 ही होगा। ठीक है, तो एक कंपैरेटिव मेथड होता है। सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूआई मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, इज ऑल्सो एडेड टू द टेस्ट सोल्यूशन सो दैट इट बिकम्स कलर्ड डिपेंडिंग ऑन इट्स पीएच। फिर द कलर ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन इज मैच्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। टेस्ट सोल्यूशन के कलर को हम मैच करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, एंड द पीएच ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन जो है मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सो एक बार कलर मैच हो गया तो हम ये बता सकते हैं कि सिंस कलर मैच कर रहा है तो दोनों का पीएच भी सेम होगा। सो इस तरीके से हम कोलोरीमेट्रिक मेथड्स को यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमको अपने सोल्यूशन का कलर पता चल जाए। इसका एडवांटेज क्या है कि इट इज लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये जो मेथड है वो लेस एक्सपेंसिव है। इट इज यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ एसिड बेस्ड रिएक्शन फॉर नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो नॉन एक्वस सोल्यूशन के अगर आपको एसिड बेस्ड रिएक्शंस को जानना है तो उसकी स्टडी के लिए भी काफी यूजफुल होता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक लेस एक्यूरेट होता है और एरर्स में रिजल्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स एक्सेट्रा। सो इसमें देखो लेस एक्यूरेट क्यों बोला है, मैंने जैसे बोला कि जो मेरे को टेस्ट सोल्यूशन मिल रहा है वो 7 मिल रहा है, पर मान लो कि मुझे कलर कुछ ऐसा मिला कि ना ये ना तो पूरा ग्रीन है, मान लो कि मेरे पास कोई दूसरा टेस्ट सोल्यूशन था और उसका कलर कुछ इस तरीके से आया कि ये ना तो पूरा ग्रीन था ना तो पूरा येलो था, उसके बीच में कहीं तो आया। तो अब जब बीच में कोई कलर दिख रहा हो तो मेरे को फिर 2 से 7 के बीच में, ठीक है, तो उसके बीच में तो कितने सारे नंबर्स है ना। अगर मानो कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता भी कि 3 है, ठीक है, और इसका कुछ तो पर्टिकुलर कलर है, और फिर भी ये जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है वो 2 या 3 जो पीएच वैल्यू उसके बीच का कोई कलर दिखा रहा है, तब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये एक रेंज बता रहा है 2 से 3 के बीच में है। तो 2 से 3 के बीच में तो कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं ना, 2.13 भी हो सकता है, 2.43 भी हो सकता है, ठीक है, 2.6 भी हो सकता है, ये सब 2 से 3 के बीच में ही आ रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या बहुत ही लेस एक्यूरेट होता है। अगर मुझे पर्टिकुलर पीएच पता करना है तो ये मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि हर बार जो आपको कलर आएगा ना एकदम ऐसा नहीं आएगा कि पूरा जो होल नंबर दिया उससे मैच ही कर जाए। इंडिगो है तो इंडिगो से मैच करेगा, ब्लू है तो ब्लू से मैच करेगा। कई बार ऐसा होगा ही कि आपको ना दोनों के बीच का कोई कलर दिख रहा है, ठीक है। सो इससे जो होगा फिर प्रॉब्लम आता है कि हमको एक्यूरेट नंबर नहीं पता चलेगा, वैल्यू नहीं पता चलेगा, एक रेंज पता चलेगी उसके मुकाबले, ठीक है। सो ये बहुत ही लेस एक्यूरेट होता है और जो रिजल्ट होता है उसमें एरर्स दिख सकते हैं। अगर हमारे सोल्यूशन में सॉल्ट्स, प्रोटीन्स है, ऐसे कोई भी चीज़ हो जो हमारे वैल्यू है उसके साथ
मैनिपुलेट कर सकती है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ दे सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलोरीमेट्रिक मेथड, ठीक है। दूसरा जो मेथड आता है वो है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। सो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कैलोरीमेट्रिक मेथड मैंने जैसे कहा कि वो लेस एक्यूरेट होता है, बट वहीं पे इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो होता है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है और एकदम प्रिसाइज पीएच वैल्यूज देता है। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस केस में। सो द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट एट द इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड द सोल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने मिलता है किस किस के बीच में, ग्लास के बीच में, और इस ग्लास को जिसमें हमने डिप किया है ना उस सोल्यूशन के बीच में। सो ग्लास एंड सोल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन एट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफरेंस वेरीज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कब वेरी करेगा, विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। भैया अगर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा ज़्यादा दिखेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है तो जो डिफरेंस है वो कम दिखेगा। तो यही इसका प्रिंसिपल था, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है कि इसका मेथड कैसा है, तो इसको कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि देखो हमारे पास क्या होता है, एक पीएच मीटर होता है। ये जो पूरा सेटअप है एक पीएच मीटर का है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने मिलता है, हमारे पास एक रॉड होती है, ठीक है। इस रॉड को ना इसमें वीक एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, नॉट वीक एसिड बट डाइल्यूट एसिड, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो एक डाइल्यूट एसिड इसमें फिल करते हैं, वो डाइल्यूट एसिड इस केस में HCl है, ठीक है। और एक बीच से ना प्लैटिनम वायर जाती है, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो रेड कलर के बीच में, ये प्लैटिनम वायर है। और इसके आजू बाजू ना एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड का। तो ये जो ग्लास होता है ना, ये जो ग्लास का मेम्ब्रेन होता है, ये बहुत ही पीएच सेंसिटिव होता है। हम क्या करते हैं पता है, इस ग्लास के जो रॉड है ना, इसको एक जिस ऐसे सोल्यूशन में डुबाते हैं जिसका पीएच हमें पता करना है। मानो कि ये मैंने डुबा दिया इसमें, ये ग्लास रॉड को, ठीक है, ये कनेक्ट होता है यहाँ पे डब्बे से, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमेट्रिक है ना। तो इसको जब मैंने यहाँ पे किया ना, तो हमें ये देखने मिलता है, देखो इसके अंदर जो HCl पहले से भरा हुआ है ना, ये स्टैंडर्ड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है और हमारा टेस्ट जो है, इनके बीच में ना एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने मिलता है, ठीक है। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना बड़ा होगा तो उतना ही हमको जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो डिफरेंस जो है वो वेरी करता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा तो वैल्यू उतनी हमको अलग देखने मिलती है, जितना छोटा होगा तो उसकी कुछ अलग वैल्यू देखने मिलेगी। सो यहाँ पे इसका देखो अंदर एक एनवायरनमेंट बना रहता है पहले से, ठीक है। एक डाइल्यूट HCl ने एक कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट H+ रखा है हमारे अंदर, ठीक है, किसके अंदर, हमारे इस रॉड के अंदर। और हमको इस टेस्ट का पता करना है, इसका भी तो कुछ H+ होगा ना, तो इसकी वजह से हमको ना एक वो देखने मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस देखने मिलता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस देखने मिलता है तो हमको क्या देखने मिलता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगी, ठीक है। तो यही जो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही कितनी वीक, कितनी स्ट्रांग है, तो कई सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ये, ठीक है, ये जो डब्बा होता है यहाँ पे मशीन, इस सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता है और आपको एक नंबर, प्रिसाइज नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करता है। मान लो कि इसने नंबर डिस्प्ले किया 3.12। सो देखो यहाँ पे अब जो फ्रैक्शंस है ना, मेरे को वो तक दिख रहे हैं कि 3.12 कितना प्रिसाइज नंबर दे रहा है। सो इसी तरीके से पीएच मीटर काम करता है। सो इसका मेथड देखते हैं। सो बिफोर यूज, इसको इस्तेमाल करने से पहले ना आपको इलेक्ट्रोड को निकालना पड़ता है, उसको रिंस करना पड़ता है, ठीक है, और फिर उसको ब्लॉट करो। उसको फिर जो हमारा पीएच मीटर उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट किसकी मदद से करेंगे, स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो बफर सोल्यूशंस है उनका जो पीएच होगा वो अभी मोस्टली जो होता है 4, 7, 10 होता है, पर ये अलग अलग हो सकते हैं। सो कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट विद स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन। फिर से हम तो एक बात ध्यान रखना, हर बार जब इस इलेक्ट्रोड को आप यूज़ करोगे ना, आपको बार बार इसको धोना पड़ेगा ही, ठीक है। सो वरना अगर नहीं धोगे ना तो फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी उसमें डिस्क्रिपेंसीज दिखने मिलेंगी। सो द इलेक्ट्रोड इज रिंस्ड विद वाटर, ठीक है। तो जब एक बार आपने कैलिब्रेट किया, फिर वापस आप उस इलेक्ट्रोड को जो है रिंस करोगे वाटर के साथ, और सैंपल सोल्यूशन जो है जिसका पीएच हमको पता करना है उसमें डिप करोगे। उसमें जब डिप करोगे ना तो कुछ देर बाद आपको एक जो है वो जो डब्बा था ना, दिखाया था मैंने, वो डब्बे में ना एक पर्टिकुलर नंबर दिखेगा आपको, बहुत ही प्रिसाइज नंबर दिखेगा, और वही आपका पीएच होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीएच मीटर काम करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन कंटामिनेटेड नहीं होता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि कैलोरीमेट्रिक में क्या होता था ना, जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देते हो अपने सोल्यूशन में, तो वो अब जो आपका टेस्ट सोल्यूशन था वो उसको आप वापस और आगे किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको फेंकना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें अब यूनिवर्सल इंडिकेटर भी ऐड हो गया है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने ग्लास रॉड को सिंस आपने रिंस किया है तो उसमें कुछ तो है नहीं। सो आपने डिप किया, उसको निकाल लिया
और हमारा जो सोल्यूशन था वो कंटेमिनेट भी नहीं हुआ। ठीक है, सो पीएच रेंज ऑफ मेजरमेंट जो है इसका काफ़ी लार्ज होता है। लार्ज पीएच को आप, जो लार्ज रेंज है पीएच का, वो आप मेजर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि विस्कस सोल्यूशंस और जेल्स के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, पर ऐसा है ना कि ये जो विस्कस सोल्यूशंस और जेल्स है ना, बोल तो रहे कि सूटेबल नहीं होता, पर हम जेल्स को क्या करते हैं ना, इसका एक 10% सोल्यूशन बनाएंगे या 5% सोल्यूशन बनाते हैं और उसका पीएच आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका बहुत ही हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। एंड इस विद दिस हमने मेजरमेंट ऑफ पीएच को भी स्टडी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बफर्स। सो पीएच हो गया, अब इसके आगे आएगा कि बफर क्या होता है। एक बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो बफर एक ऐसी चीज होती है जो पीएच के चेंज को रोकती है, रेजिस्ट करती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए वो पीएच को चेंज नहीं होने देगी। सो व्हाट आर बफर्स? अ कंपाउंड या फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड that resist the pH upon addition of small quantities of acid और alkali। ठीक है, सो बफर एक ऐसा कंपाउंड है या फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जो पीएच का जो चेंज है उसको रेजिस्ट करेगी। कब? जब आप स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और अल्कली डालोगे, एकदम उड़ेल के एकदम भर के डालोगे ना, तो बफर भी अपना काम नहीं दिखा पाएगा, वो भी फेल हो जाएगा। सो ये कंडीशन है कि स्मॉल क्वांटिटीज में अगर आप डालोगे, ठीक है, सो जो बफर है वो जो पीएच का चेंज है उसको रोकेगी। कैसे रोकती है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमको ना तो हर बफर का एक डेफिनेट पीएच वैल्यू देखने मिलता है। और दो टाइप ऑफ बफर्स हमको देखने मिलते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। सो एसिडिक बफर में क्या होता है? एसिडिक बफर को हम कब बोलेंगे कि कोई बफर जो है एसिडिक बफर है? सो इसमें कैसा होता है ना कि इसमें ना मिक्सचर होता है वीक एसिड का एंड इट सॉल्ट का। ठीक है, सो एक वीक मिक्सचर होगा। तो अगर आपके पास वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है तो उसको हम एसिडिक बफर कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि यहाँ पर एक एसिडिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH। इसी का अगर आपके पास, तो एक मानो कि आपके पास ये है बीकर, इसके अंदर आपके पास एक वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का अगर आपके पास सॉल्ट है ना, तो उसको हम एसिडिक बफर कहेंगे। जैसा एसिडिक एसिड है और दूसरा सोडियम एसिटेट है, CH3CON है, तो एसिडिक एसिड हमारा वीक एसिड है और जो CH3COON है मतलब सोडियम एसिटेट है वो उसका सॉल्ट है। ठीक है, वहीं पे बेसिक बफर में क्या देखने मिलता है पता है? कि इसको हम मतलब किसी बफर को बेसिक बफर कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब आपको जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या देखने मिलेगा? एक वीक बेस देखने मिलेगा और इसी वीक बेस का सॉल्ट देखने मिले। उसका एग्जाम्पल क्या है? NH4OH प्लस NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा सॉल्ट है, इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है। ये दोनों अगर आपको एक जगह देखने मिले सोल्यूशन में, तो वो जो हमारे पास होगा सोल्यूशन, उसको हम बेसिक बफर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ये जो बफर्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं? बफर एक्शन मतलब जब मैंने आपको बोला कि बफर जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और अल्कली को जो है अगर ऐड करोगे तो उसके जो पीएच चेंज, उसकी वजह से जो पीएच चेंज होने वाला था उसको नहीं होने देगा, उस चेंज को रेजिस्ट करेगा। तो कैसे करता है ज़रा उसे समझते हैं। सो एक बात ध्यान रखना कि आपके पास जब मैंने बोला कि बीकर है, इसमें क्या है? वीक एसिड है और उसका ही सॉल्ट है, तो दोनों का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर जो बफर एक्शन है पढ़ेंगे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों का। सो देखो, जो हमारे पास वीक एसिड है, एक बात ध्यान रखना, आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड होता है जो 100% डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, डिसोशिएट होना मतलब क्या है? अपने जो वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। मतलब मानो कि अगर आपके पास HCl है तो HCl जो अब आप किसी सोल्यूशन में डालोगे या फिर किसी पानी में डालोगे तो आपको ये देखने मिलेगा ये पूरी तरह से H+ और Cl- में डिसोशिएट होएगा। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl था तो ये 100 का 100 जो है H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे वीक एसिड में क्या देखने मिलता है पता है? वीक एसिड हो या वीक बेस, दोनों के लिए बात उतनी है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी यही बात सेम थी कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो दोनों ही 100% कंप्लीटली डिसोसिएशन दिखाते हैं। वहीं पे वीक एसिड क्या होगा? ठीक है, ये बहुत ही कम डिसोसिएशन दिखाता है, पार्शियल डिसोसिएशन दिखाते हैं। ठीक है, सोचो पार्शियल डिसोसिएशन दिखाएंगे मतलब क्या है कि मानो अगर आपके पास वीक एसिड है तो इस वीक एसिड के सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो आगे चल के ब्रेक हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं एसिटिक एसिड का ही लूँ,
तो ये एक वीक एसिड है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी सोल्यूशन में डालूँ, पानी में डालूँ, तो ये देखने मिलेगा कि कुछ तो होगा कि जो डिसोशिएट होगा CH3CO- और H+। बट अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है तो सिर्फ इसमें से एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल, ऐसे इक्का दुक्का मॉलिक्यूल होंगे जो अब डिसोशिएट होके आयंस फॉर्म करेंगे। वरना मेजॉरिटी किस में रहेंगे पता है? सोल्यूशन में रहने के बावजूद इसी में रहेंगे, इस फॉर्म में, अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेंगे। तो वीक एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेंगे। ऑब्वियसली वो सोल्यूशन भी वैसा ही होना चाहिए कि वो अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो 100% डिसोशिएट हो जाए। वीक एसिड क्या होता है? जो मोस्टली पार्शियल डिसोशिएशन दिखाते हैं। ठीक है, सो जब मैं कह रहा हूँ कि जो बीकर है, ठीक है, आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें दोनों देखने मिल रहा है, एसिडिक बफर का वीक एसिड भी देखने मिल रहा है, उसका सॉल्ट भी देखने मिल रहा है। तो वीक एसिड मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा। अगर 100 मॉलिक्यूल है तो इक्का दुक्का ही होंगे जो डिसोशिएट होकर CH3CO- और H+ बनाएंगे। मेजॉरिटी किस में रहने वाले हैं? इसी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहने वाले हैं। और जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट की खूबी होती है कि वो 100% डिसोशिएट हो जाता है। तो जो हमारा सॉल्ट होगा ना, वो 100% डिसोशिएट होके, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज होके CH3CO- और Na+ दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सोल्यूशन है उसमें मुझे क्या देखने मिल रहा है कि एक तो ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है मेरे वीक एसिड का और जो आयोनाइज्ड फॉर्म है मेरे सॉल्ट का, ये दोनों प्रेजेंट है। तो जो मेरा फाइनल मेरे को इस बीकर में क्या देखने मिलेगा? मेरे वीक एसिड का अनआयोनाइज्ड फॉर्म देखने मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी यही होने वाला है। और मेरे जो स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट, ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, तो उसका जो आयोनाइज्ड फॉर्म है सॉल्ट का वो देखने मिलेगा। ठीक है, सो अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास अगर एक बीकर है और वो बीकर एक एसिडिक बफर से भरा हुआ है, तो उस एसिडिक बफर में मुझे एक वीक एसिड का अनआयोनाइज्ड फॉर्म देखने मिलेगा और सॉल्ट का आयोनाइज्ड फॉर्म देखने मिलेगा। सो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एसिड बफर है ये पीएच को रेसिस्ट कैसे करता है। सो मानो कि इसी सोल्यूशन में मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड को ऐड किया। एसिड को ऐड कर रहा हूं मतलब क्या होता है कि H+ ऐड कर रहा हूं। ठीक है, एसिड क्या होता है? आपने अरेनियस थ्योरी भी अगर आपको याद होगा, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस थ्योरी। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो H+ देंगे वो एसिड कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो OH- देंगे वो बेस कहलाते हैं। याद होगा, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। सो एसिड को ऐड करो मतलब क्या, मैं घूम फिर के बोल रहा हूँ, जो ऐसे सब्सटेंस जो H+ देने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम नहीं दिया, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जो H+ दो वो एसिड है, तो यहाँ पे H+ दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड को ऐड किया, मतलब क्या, H+। सो ये जो H+ होता है ना, याद रखना मेरे इस बीकर में, ठीक है, इस बीकर में सॉल्ट फॉर्म प्रेजेंट है और ये सॉल्ट आयोनाइज फॉर्म है, तो माइनस है। तो हमको पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, ये दोनों, ठीक है, मिलके क्या बनाएंगे, मेरा जो एसिटिक एसिड था उसको बनाएंगे और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो CH3COH होगा और H2O देखने मिलेगा। अगर हाइड्रोनियम आयन है तो हाइड्रोनियम आयन में कैसे 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, सो एक H इसको दे देगा तो 2 H बचा ना, तो H2O, इसलिए यहाँ पे H2O लिखा है। ठीक है, सो एसिड को देखो उन्होंने क्या किया कि जो मेरा सॉल्ट था उसने इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही आपने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड डाला, मेरा सॉल्ट आया, ठीक है, वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, देखो आपको कोई एसिड पता है कब देखने मिलता है? हम किसी चीज़ को एसिड कब बोलते हैं? जब हमारे पास फ्री H+ हो। फ्री H+ मतलब ये किसी से बाउंड ना हो। ठीक है, ठीक, तो किसी से एकदम स्ट्रांगली बाउंड ना हो, तभी हम उसको बोलेंगे। मतलब फ्रीली अगर घूमना होता है, जो फ्री H+ होते हैं ना, वही जो है वो एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे जो फ्री OH- होते हैं ना, ठीक है, फ्री OH- वही होते हैं हमारे बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अब फाइनल प्रोडक्ट में देख लो कि यहाँ पे कभी फ्री H+ नहीं रहा। अब ये H+ भी ना CH3CO- के साथ है, तो इसलिए क्या होगा कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो पीएच में चेंज ही नहीं हुआ। वैसे ही अगर मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी में बेस डाल रहा हूँ, मतलब OH- डाल रहा हूँ। सो याद रखना कि मैंने बोला था कि इसी सेम बीकर में मेरे पास एक वीक एसिड भी है जो अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, ये इस OH- के साथ क्या करेगा कि देखो, ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म का H होगा और ये जो OH- है, ये मिलके वाटर बना लेंगे। ठीक है, और CH3CO- देखने मिलेगा। सो ये भी मैं कह सकता हूँ कि इसने क्या किया कि बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया।
ठीक है। सो फाइनल प्रोडक्ट में आपको कहीं भी फ्री OH माइनस जो है नहीं दिख रहा। तो जब आपको कहीं पे फ्री H प्लस नहीं दिख रहा, फ्री OH माइनस नहीं दिख रहा, ठीक है, तो किसी भी तरीके का चेंज होगा ही नहीं पीएच में, बशर्ते एक कंडीशन कि जो हमने एसिड और बेस ऐड किया है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया हो। एकदम उड़ेल के एकदम भर के डालोगे ना, बीकर भर के 1.5 लीटर 4 लीटर डाल दिए तो फ़ायदा नहीं, तब जो हमारा बफर है वो भी फेल हो जाता है। बफर बहुत ही नैरो एसिड रेंज में ही काम कर पाएंगे। सो इस तरीके का एक्शन होता है हमारे एसिडिक बफर का। उसी सेम तरीके से बेसिक बफर्स भी काम करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो ये कैसे काम करते पता है? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बीकर होगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, देखो NH4OH जो है ये हमारा वीक बेस है। वीक बेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी पोर्शन जो होगा वो NH4OH में ही दिखेगा और इक्का दुक्का मॉलिक्यूल होंगे जो H4 प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वरना ज्यादातर तो NH4OH होगा। सो इस सोल्यूशन में मुझे NH4OH देखने मिलने वाला है। और जो उसका सॉल्ट होगा, ऑब्वियसली सॉल्ट जो होता है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, मतलब 100% ऑफ NH4Cl जो है कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे इसके साथ मुझे NH4 प्लस दिखने वाला है। सो अब इस बीकर में अगर मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड किया, एसिड मतलब H प्लस ऐड किया, ठीक है, तो ये H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O बना देंगे और NH4 प्लस बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे को फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है उसमें भी कहीं पे फ्री H प्लस नहीं दिख रहा। वैसे ही अगर मैंने इसमें बेस ऐड किया इस सोल्यूशन में, तो ये OH माइनस जो है NH4 प्लस के साथ, ठीक है, ये फॉर्म का NH4 जो प्रोडक्ट दिखेगा वो NH4OH बना लेगा। इसकी वजह से क्या दिख रहा है, देखो फाइनल आपको कहीं भी फ्री OH माइनस आयन नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पीएच में कोई किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ। सो इसी तरीके से हमारे बफर्स जो होते हैं वो पीएच के चेंज को स्मॉल क्वांटिटीज में रेजिस्ट करते हैं। तो सिंस नो फ्री H प्लस या OH आयन इज अवेलेबल, पीएच डज नॉट चेंज। सो ये था बफर एक्शन। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो है बफर कैपेसिटी। सो बफर कैपेसिटी क्या कहता है? जब मैं कह रहा हूँ कि देखो स्मॉल जो क्वांटिटीज में एसिड और बेसिस काम करते हैं, सो आपको कितना उसमें एसिड डालना पड़ेगा या बेस, कितना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डालना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को डालना पड़ेगा कि जहाँ पे बफर जो है वो पीएच को रेजिस्ट ना कर पाए, मतलब एक तरीके से बफर फेल हो जाए। सो जिस पॉइंट में वो पीएच को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा ना, ठीक है, उस तक, तो वो पॉइंट तक हम बोलेंगे कि हमारे बफर की कैपेसिटी ये थी। So what is buffer capacity? It is the ratio of increment of strong base or acid to small change in pH brought by this addition. ठीक है, सो मानो कि अगर मेरे को pH 1 था, ठीक है, कोई सोल्यूशन उसका pH 1 है, अगर मुझे इस pH का एक यूनिट से, मानो कि अगर मेरे को इसका चेंज करना है, वैल्यू 2 कर देना है, ठीक है, सो मुझे कब तक इसमें कोई एसिड या बेस को ऐड करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इस, और ये बफर सोल्यूशन है, ये बात ध्यान देना कि इस बफर सोल्यूशन का pH 1 था, मुझे इसका जो pH है वो 2 को चेंज कर देना है, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो है कब तक ऐड करते रहना पड़ेगा कि ये 1 to 2 हो जाए, ठीक है। सो जैसे ही ये चेंज होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ तक जहाँ पे वो चेंज हुआ था वो उसकी बफर कैपेसिटी होगी। तो इस बफर कैपेसिटी के और भी नाम है, बफर एफिशिएंसी है, बफर इंडेक्स है, बफर वैल्यू भी कहते हैं और उसको बफर कोएफिशिएंट भी कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में जो होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी या फिर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा पीएच। डेल्टा बी या डेल्टा ए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस, और डेल्टा पीएच क्या है? चेंज इन द पीएच। सो देखो यही हमारा जो है डेफिनेशन ही बोल रहा है कि जो स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, हमारा एसिड या बेस का टू द चेंज इन पीएच, तो ये हमारी बफर कैपेसिटी है। सो अब आते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है बफर का, कि बफर हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम होते हैं ना, उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी हमको एक डेफिनेट पीएच पे देखने मिलती है, ठीक है। सो उस डेफिनेट पीएच को मेंटेन रखने के लिए हमको बफर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस को अगर प्रिवेंट करना है तो भी हमको एक पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर पीएच कम ज्यादा हुआ तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है, और अगर पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने में भी हमको ये यूज होता है, क्या? बफर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा बफर के जो एप्लीकेशन थे, बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी। अब आते हैं बफर इक्वेशन, या फिर इसको हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन भी कहते हैं। हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन ये आपने 50 बार सुना होगा, आगे भी आप 1000 बार और सुनने वाले हो, तो यहीं पे आप अच्छे से इसको पढ़ ही लो, ठीक है। सो हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन क्या होता है कि इसके थ्रू ना हम किसी के भी पीएच को, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते कि किसी सब्सटेंस का पीएच कितना है।
सो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी इसमें भी एसिडिक बफर के लिए अगर मैं चाहूँ कि कैसे, तो अगर आपको एसिडिक पीएच हो, ठीक है, तो कैसे जो है पीएच हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसिडिक बफर के लिए। सो याद रखना है एसिडिक बफर मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड और उसका सॉल्ट देखने मिलता है। सॉल्ट को मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस भी बोल रहा हूँ। वैसे कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट पूरी तरह से एक नहीं होते। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है कि देखो CH3COH जो होता है ये एसिड है हमारा, वीक एसिड। ये जब डिसोशिएट होगा तो CH3COO माइनस और H+ में कन्वर्ट होता है। आपको ये याद होगा अपने 11th और 12th से कि जब कोई एसिड, ठीक है, कन्वर्ट डिसोशिएट होगा तो एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ठीक है, सो ये जो दिख रहा है ना CH3CO माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, हमारे एसिटिक एसिड का। सो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है। तो इसको मैं सॉल्ट, क्या होता है कि सॉल्ट को ना कॉन्जुगेट बेस जो है वो यूज होता है सॉल्ट बनाने में। तो अगर यही जो CH3C जो कॉन्जुगेट बेस है मेरे पास CH3CO माइनस, अगर मानो कि अगर मैं इसको कहा किसी NaOH से रिएक्ट करवा दूं तो मेरे को ना ऐसा कुछ मिलेगा CH3COONA। तो जो मुझे क्या मिला, सॉल्ट बना। तो ये कॉन्जुगेट बेस ही है, आगे यूज होता है सॉल्ट में। या तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अगर मैं सॉल्ट को डिसोशिएट कर दूं तो मुझे कॉन्जुगेट बेस दिखता ही है। सो यहाँ पे ना मैं सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस को इंटरचेंजेबली यूज करने वाला हूँ। ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते, पर इनमें ना जमीन आसमान का फर्क भी नहीं है कोई। ठीक है, थोड़ा बहुत ही फर्क है जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ना मैं सॉल्ट और कॉन्जुगेट को एक तरीके के मान के चलने वाला हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो वीक एसिड होगा अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा और H+ देगा। सो वीक एसिड को मैं HA लिखने वाला हूँ। ठीक है, आपने अक्सर बुक में जो देखा होगा वो यही देखा होगा, HA गिव्स A- और H+। सो जो हमारा HA क्या होता है, ये वीक एसिड को बताता है या फिर एसिड जो है उसको दर्शाता है। A- क्या दर्शाता है, हमारे कॉन्जुगेट बेस को। देखो H+ और A-, तो H अलग हो गया, जहाँ पे जैसे CH3COH था उसमें से H अलग हो गया, और जो A- बचा वो हमारा कॉन्जुगेट बेस है। सो अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको एक K क्या मिलेगा, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है, ये आपको पता होगा कि K जो होता है वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो H+ ब्रैकेट में, A- ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या H है। सो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या हमारा H+ और A-, रिएक्टेंट है H है। सो इससे हमको K मिल गया। क्यों A लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एसिडिक बफर के लिए फाइंड आउट करें ना, इसलिए यहाँ पे Ka लिखा है। पर इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि H को एक तरफ रखूं और बाकी सारे जितने भी टर्म्स उसको दूसरे टाइप फेंक दूं दूसरे तरफ। सो मुझे क्या मिलेगा, H+ इज इक्वल टू K इंटू HA अपॉन A-। ठीक है, HA को मैं एसिड बोल सकता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एसिड, और A- क्या है मेरा कॉन्जुगेट बेस। और मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट जो है एक ही होते हैं लगभग। सो यहाँ पे मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। सो A- को मैंने सॉल्ट लिखा है। सो इससे मेरे को मुझे क्या मिला कि H+ जो है कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे पता करना है तो वो है K इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। हमें पता है कि अगर मैं इनके दोनों तरफ माइनस लॉग ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस लॉग ऑफ H+ इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K इंटू दिस, इससे होल ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है आपको पता होगा लॉग A इंटू बी होता है लॉग A+B। सो लॉग A इंटू, देखो A जो है मेरा K है और जो B है वो एसिड अपॉन सॉल्ट है। सो लॉग KA प्लस लॉग AB, पर यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस लॉग है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर ये माइनस को कॉमन ले लोगे तो आपको दिखेगा ये। सो जितना भी माइनस है वो मैं कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ। फिर आपको हमको, सॉरी कॉमन लेके कैंसिल मत करना, इसमें फिर हमको क्या देखने मिलता है कि पीएच जो होता है ना वो माइनस लॉग ऑफ H+ होता है। ठीक है, सो माइनस लॉग ऑफ H+ क्या होगा, पीएच बन जाएगा। माइनस लॉग ऑफ K, देखो वैसे अगर पीएच माइनस लॉग ऑफ H+ है, सो PK क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ K। तो यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ K की जगह क्या लिखा है, PK। फिर माइनस लॉग होगा एसिड अपॉन सॉल्ट। ये वाला टर्म वैसा का वैसे ही आ गया। ठीक है, सो अगर इस माइनस को अगर मैंने अंदर भेज दिया तो आपको पता होगा ना कि जब ये माइनस अंदर जाता है तो न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये जो टर्म्स होते हैं पलट जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ऊपर आ गया, एसिड नीचे हो गया। तो पीएच मुझे क्या मिला, पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ इंटू सॉल्ट अपॉन एसिड। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि तो इसके ये जो इक्वेशन अब मिला इससे मैं पीएच कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी एसिडिक बफर के लिए, तो भी या फिर किसी भी चीज के लिए।
ठीक है। सो वैसे ही अगर ये सेम इक्वेशन आप किसी बेसिक बफर के लिए अप्लाई करोगे और उसे सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आपको मिलेगा वो होगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ओके, तो सॉल्व करके एक बार देख लो कैसा लगता है। ठीक है, तो यही आपको मिलने वाला है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारा हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन कैसा है। एसिडिक बफर के लिए ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे है, और बेसिक बफर के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का वो है बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये जो टर्म है इसको समझने के पहले ना आपको कुछ और भी टर्म्स समझने पड़ेंगे, तभी जाके ये जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो समझेगा। तो वो टर्म्स कौन कौन से हैं? टोनिसिटी, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, टोनिसिटी क्या होती है? तो टोनिसिटी क्या बताता है पता है, सॉरी ऑस्मोलैरिटी क्या बोलता है पता है कि ये डिस्क्राइब करता है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। सो मानो आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, सो यू हैव अ सोल्यूशन, ठीक है, और ये अगर मैं मानो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से है, डिवाइडेड है। सो ये इस पूरे सोल्यूशन में कितने सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, उसी को डिस्क्राइब करता है ऑस्मोलैरिटी। यही थी इस सोल्यूशन में कितने सोल्यूट हमारे जो है प्रेजेंट है, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो प्रेजेंट है उसको ऑस्मोलैरिटी बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोलैरिटी। सो इसको हमको दो देखने मिलता है कि एक लो ऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन होता है, एक हाई ऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन होता है। लो ऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन क्या बोलता है कि इसमें ना हमको फ्यूअर सोल्यूट देखने मिलता है, सोल्यूट पार्टिकल्स देखने मिलते हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट जो होगा कम देखने मिलेगा। हाई ऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन में क्या देखने मिल रहा है कि सोल्यूट जो है वो ज्यादा देखने मिलता है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होगा तो उसमें ज्यादा सोल्यूट देखने मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे हाई ऑस्मोलैरिटी। वही अगर दूसरा मेरे पास 1 लीटर का सोल्यूशन, उसमें बहुत ही कम सोल्यूट देखने मिल रहे हैं, सोल्यूट के पार्टिकल बहुत ही कम देखने मिल रहे हैं, तो उसको लो ऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन कहेंगे। तो वहीं पे टोनिसिटी क्या बताता है? टोनिसिटी ये बताता है द एबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर सोल्यूट टू मेक वाटर मूव इनटू और आउट ऑफ दिस सेल बाय ऑस्मोसिस, या फिर एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन टू चेंज अ सेल्स वॉल्यूम बाय कॉजिंग वाटर इन और आउट थ्रू ऑस्मोसिस। तो देखो ऑस्मोलैरिटी में क्या था कि ये किससे, ऑस्मोलैरिटी किससे रिश्ता रखता है? टोटल कॉन्सेंट्रेशन से, कि किसी सोल्यूशन में टोटल सोल्यूट कितने प्रेजेंट है। वही टोनिसिटी क्या करता है, देखो हमारे पास एक ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कम सोल्यूट है और दूसरे जगह पे बहुत भर भर के सोल्यूट है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कुछ ऐसा बना है कि सोल्यूट को ना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगा। ठीक है, इस ये जो सोल्यूशन में सोल्यूट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में, क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल नहीं जाने देता। पर ये सेमी परमेबल वाटर की मूवमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है इसमें जो वाटर है वो अलाउ कर सकता है। तो वाटर हमेशा कहाँ से जाता है? लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी में जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी, या फिर लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को ही ऑस्मोलैरिटी जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सोल्यूट तो कम है पर सॉल्वेंट मतलब जो वाटर है वो काफी ज्यादा है। वहीं पे यहाँ क्या देखने मिला है कि सोल्यूट ज्यादा है पर वाटर कम है। तो वाटर देखो, वाटर के लिए तो ये हाई से लो ही है ना, वाटर हमेशा अपने हाई से अपने लो में जाने वाला है। ठीक है, सो इसलिए जो वाटर है वो लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी में जाने दे रहा है। सो ऐसे सोल्यूट जो यहीं यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे, ये जो एक्स्ट्रा सोल्यूट बच जाते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो ये डिसाइड करेंगे कि वाटर का मूवमेंट जो है कहाँ होने वाला है, किसी सेल के अंदर। टोनिसिटी जो है ना ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सो मानो मेरे पास एक सेल है और आप इस सेल को किसी सोल्यूशन में डुबा देते हो, तो यहाँ इस सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट होंगे ना वो डिसाइड करेंगे कि ये जो सेल है, ठीक है, इसमें वाटर अंदर जाएगा या इस सेल का जो वाटर है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो यही डिसाइड करता है टोनिसिटी। सो द एबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर सोल्यूट, देखो जो मेरा आरबीसी था मैंने उसको देखो एक एक्सटर्नल सोल्यूशन में डुबाया, तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर सोल्यूट मतलब क्या है, आरबीसी के बाहर का जो सोल्यूट है, ठीक है, उसमें जो एबिलिटी है यही डिसाइड करता है जो हमारा सोल्यूट है कि जो पानी है या तो वो सेल के अंदर जाएगा या तो सेल से बाहर आएगा। तो टोनिसिटी एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये एक रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन टू चेंज अ सेल्स वॉल्यूम
ठीक है। तो सेल का वॉल्यूम चेंज कर सकता है। देखो पानी अंदर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा सेल के अंदर, और अगर सेल से बाहर आएगा पानी तो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। ठीक है। और ये सब हो कैसा रहा है? थ्रू ऑस्मोसिस। सो ये डायग्राम भी वही सेम जो मैंने अभी आपको समझाया वही बता रहा है कि देखो मेरे पास एक चेंबर है, वो दो में डिवाइडेड है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो बीच में दिख रही, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सल्यूट नहीं आर पार जा सकते, पर जो वाटर है वो जा सकता है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? लो ऑस्मोलैरिटी रीजन से हाई ऑस्मोलैरिटी रीजन को। क्यों? क्योंकि यहाँ इस चेंबर में वाटर ज्यादा है, सल्यूट कम। दूसरे चेंबर में सल्यूट ज्यादा है पर वाटर कम, तो वाटर हमेशा हाई टू लो ही जा रहा है। ठीक है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट है ना वाटर का फ्रॉम लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पे नेट मूवमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो वाटर दोनों चेंबर में है, यहां से यहां को पानी जा रहा है, वही यहां से यहां को भी पानी जा रहा है। ठीक है। हाई ऑस्मोलैरिटी से लो ऑस्मोलैरिटी को पानी जा रहा है, और लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी भी पानी ट्रैवल कर रहा है। बट फर्क इतना है कि देखो जो लो ऑस्मोलैरिटी और हाई ऑस्मोलैरिटी है, तो लो ऑस्मोलैरिटी से जो पानी आ रहा है वो बहुत ही कम है उस, पर जो हाई ऑस्मोलैरिटी से लो ऑस्मोलैरिटी, पर जो लो ऑस्मोलैरिटी से हाई में जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो जो नेट मूवमेंट है वो कहाँ से देखने मिल रहा है? लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में देखने मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नेट मूवमेंट बोला है, क्योंकि पानी का जो डायरेक्शन है ना फ्लो करने का दोनों तरफ है, बट डोमिनेट कौन करेगा? ये जो लो से हाई जा रहा है ना वो डोमिनेट हो जाएगा। तो इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहेंगे कि देखो ये जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सो जो प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, ये जो सोल्यूशन अब यहाँ बन रहा है वो जो एक्सटर्नल प्रेशर बोलो या फिर ये जो सोल्यूशन जो अप्लाई करेगा प्रेशर कि जिसकी वजह से जो पानी का मूवमेंट है वो बंद हो जाए, ठीक है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। So pressure applied to stop a solvent from passing through a semi-permeable membrane into solution. So जो प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़े यहाँ पे, देखिए इस मेम्ब्रेन में आपको अप्लाई करनी पड़ती है प्रेशर को, कि जिसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो बंद हो जाए, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सो अब आपने जो चार टर्म्स है, जो बेसिक टर्म्स है वो सीख लिया है। सो अब आपको जो आगे का मैं बताने वाला हूँ वो और अच्छे से समझेगा। सो हमको टोनिसिटी जो है, अगर हम टाइप ऑफ टोनिसिटी के बेसिस पर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देखें तो तीन सॉल्यूशंस देखने मिलते हैं। एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दूसरा है हाइपो और तीसरा है हाइपरटोनिक। सो आइसोटोनिक किसको कहते हैं, हाइपरटोनिक किसको कहेंगे और हाइपो किसको कहेंगे वो जानते हैं। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ सेल कॉन्टेंट्स। ठीक है। सो जैसे मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पे जो दो चेम्बर दिख रहे हैं, अगर इन दोनों चेम्बर के जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं वो अगर सेम हो, इक्वल हो, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं ना, कि अगर एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ अप्लाई करेगा, ठीक है। सो ये जो चेम्बर हमको देखने मिल रहा है ना यहाँ पे, अगर एक इस तरफ अप्लाई कर रहा है तो दूसरा इस तरफ अप्लाई करेगा, और ये दोनों सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करे, तब हम ये कहेंगे जो हमारा सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जब सेम जगह पे अप्लाई कर रहे हो तो कैंसिल ही हो जाता है एक तरीके से। तो वाटर जो है मन मर्जी का दोनों जगह घूमता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी जाएगा, राइट टू लेफ्ट भी जाएगा, वो भी इक्विलिब्रियम देखने मिलता है हमको यहाँ पे। मतलब अगर लेफ्ट टू राइट 10 मॉलिक्यूल जा रहे हैं वाटर के, तो राइट टू लेफ्ट भी 10 ही मॉलिक्यूल जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दोनों साइड से जो लग रहा है वो सेम है। तब हम उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे कि आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच प्रोड्यूस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ सेल कंटेंट्स। यहाँ पे एक नो नेट गेन या लॉस ऑफ वाटर होता है, कोई भी गेन या लॉस ऑफ वाटर नहीं होता, क्योंकि जितना वाटर अंदर आ रहा है सेल के उतना ही बाहर भी निकल के जा रहा है। अगर 10 अंदर आए तो 10 बाहर भी चले गए, तो कोई गेन, ठीक है, तो कोई नफा नुकसान नहीं था। सो इसकी वजह से क्या देखने मिलता है, ना कोई श्रिंकेज देखने मिलती है, ना ही कोई स्वेलिंग देखने मिलता है, क्योंकि कोई वाटर जो है ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल क्या है कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन जो अगर आप बनाओगे तो उसको आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। सो वहीं पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, दो सोल्यूशन कंटेनिंग द सोल्यूट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन दैन दैट इज रिक्वायर्ड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो इसको इस तरीके से मानो कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है इसमें एक सोल्यूशन, मैंने जो अपना मानो कोई सेल है, मानो कि रेड ब्लड सेल है, इसको मैंने इसमें डुबा दिया है, तो मुझे क्या देखने मिलेगा पता है कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूट का ना,
वो काफ़ी ज़्यादा है। बाहर ना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट देखने मिल रहा है और अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट देखने मिलेगा। तो जहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट है वहाँ पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मैं W लिख रहा हूँ, W ज़्यादा होगा। और जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है वहाँ पे पानी कम होता है। तो मैंने आपको बताया था पानी जो है हमेशा हाई टू लो जाएगा, या ये यूँ कहूँ कि लो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा। तो जो सेल के अंदर का पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखने मिलेगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और हमको ऐसा कुछ सिकुड़ा सिकुड़ा सा देखने मिलेगा। तो जब सिकुड़ जाता है ना सेल, वो इसकी वजह से होता है। तो ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हो रहा है कि सल्यूट बहुत ज़्यादा है सेल के कंपैरिजन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन इसका एग्जाम्पल है। हाइपरटोनिक सोल्यूशंस की वजह से हमको सेल में श्रिंकेज देखने मिलता है और लॉस ऑफ वाटर होता है। देखो हमको श्रिंकेज क्यों देखने मिला, मैंने बताया ना कि जो वाटर है वो सेल के बाहर आ रहा है। तो जब सेल के बाहर आया मतलब सेल से तो पानी लॉस हो गया ना, उसकी वजह से हमको श्रिंकेज देखने मिल रहा है। जो सिकुड़ जाता है ना वो देखने मिल रहा है, सिकुड़न। सो दूसरा आता है हाइपोटोनिक, जो लास्ट है वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो इसमें क्या देखने मिलता है कि आर डिफाइंड एज दो सोल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूट इन अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। मानो कि मेरे पास एक सोल्यूशन है और मैंने उसमें RBC को डिप किया, तो इसमें क्या देखने मिलेगा कि इसका जो सल्यूट होता है ना वो काफ़ी कम है इस सोल्यूशन का, कंपेयर टू आर RBC जहाँ पे सल्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लो सल्यूट से हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की ओर। सो यहाँ से जो है वाटर इस सेल के अंदर घुसने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सेल जो है फूल जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इसे नहीं रोका तो ये बर्स्ट भी हो जाएगा, फट भी जाएगा ये हमारा ये सेल, ठीक है। सो स्वेलिंग अकर, स्वेलिंग होता है क्यों, क्योंकि पानी का गेन हो रहा है, सेल के अंदर पानी जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, 0.2% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन। सो ये होते हैं हमारे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशंस। सो इसी को मैंने इस डायग्राम के थ्रू भी समझाया है कि आइसोटोनिक में देखो कॉन्सेंट्रेशंस बताया कि NaCl के किस किस कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे तो हमको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक मिलेगा। सो आइसोटोनिक में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, पानी अंदर भी जा रहा है पर उतनी सेम रेट से बाहर भी आ रहा है। तो हमको ना ही श्रिंकेज देखने मिलती, ना ही स्वेलिंग देखने मिलता है। हाइपोटोनिक में क्या है कि पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने मिलेगा, श्रिंकेज देखने मिलता है। हाइपोटोनिक में जो है पानी अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या देखने मिलेगा, स्वेलिंग, जो सेल्स होंगे वो फूल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ टोनिसिटी। पर अब अगर मैं चाहूँ कि टोनिसिटी को मेजर कैसे करना है, वो कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास से दो मेथड्स है, एक का नाम है क्रायोस्कोपिक मेथड और दूसरे का है हीमोलिटिक मेथड। हीमोलिटिक मेथड क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया ना वही सेम हीमोलिटिक मेथड है। कि देखो अगर आप क्या करोगे, कुछ सेल्स लोगे और उस सेल्स को डिफरेंट सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन में रखोगे। अगर आपने सेल को ऐसे सोल्यूशन में रखा जो आइसोटोनिक होगा तो जो सेल होगा ना ही श्रिंकेज होगा ना ही स्वेलिंग होगा। तो आप इसको ना माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। अगर आपने RBC को, अगर सेल को ऐसे सोल्यूशन में रखा जो हाइपरटोनिक है तो हमको श्रिंकेज देखने मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको जो सेल वो सिकुड़े हुए मिलेंगे। पर उसी सेल को अगर आपने हाइपोटोनिक में रखा तो जो सेल है बहुत ही फूले हुए मिलेंगे। सो अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो स्वेल देखने मिलेगा। तो इसके हिसाब से, ठीक है, इस मेथड से भी आप जो है टोनिसिटी को पता लगा सकते हो, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पता लगा सकते हो। सो हीमोलाइटिक मेथड में क्या होगा, लाइटिंग मतलब ब्रेकडाउन। तो यहाँ देखना कि अगर देखो सेल जो है बहुत ही ज्यादा स्वेल हो गया तो वो बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो RBCs को क्या करेंगे कि आर सस्पेंडेड इन वेरियस ड्रग सोल्यूशन। तो RBC को हम वेरियस ड्रग सोल्यूशन में सस्पेंड कर देंगे। NaCl की जगह ड्रग सोल्यूशन लिया है, ठीक है। काम वही है कि जहाँ पे सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है या बाहर कम। एंड द अपीयरेंस ऑफ RBC को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। RBC को हम ड्रग सोल्यूशन, जो वेरियस ड्रग सोल्यूशन उनमें सस्पेंड करेंगे और उसके अपीयरेंस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि स्वेलिंग हुआ है, बर्स्ट हुआ है, श्रिंकेज देखने मिल रहा है, व्रिंकलिंग जो है ऑफ द ब्लड सेल। अगर ये सब कुछ देखने मिलेगा उसको हमको ऑब्जर्व करना होगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है रिलीज होगा एज इन डायरेक्ट, जो कि विच इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ सेल। क्यों हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, देखो हमारे RBCs किसके बने होते हैं, ठीक है। RBCs के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, HB,
ठीक है। और अगर इसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। सो जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे, हमको पता है कि पानी अंदर जाएगा, पानी इतना अंदर जाएगा कि हमारा जो सेल है वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। सो जो भी सेल के अंदर के कंटेंट है वो बाहर आ जाएंगे ना सोल्यूशन में। तो जो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहले सेल के अंदर था, वो अब बाहर आ चुका है। और अगर मैं इसी लिक्विड को आगे चल के मैं, ठीक है, अगर इसको मैं एनालाइज करूँ तो मुझे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत मिलेगा। तो अगर एक आरबीसी, मानो कि ऐसा होता नहीं है कि एक आरबीसी के अंदर एक ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, पर सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलो कि एक आरबीसी में मानो कि सिर्फ एक ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक। तो अगर एक आरबीसी फटता और एक दिख रहा है, ठीक है, अगर एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन दिख रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक आरबीसी फटा है। दो देखने मिला है तो दो आरबीसी फट चुका है, ठीक है। सो यही बोल रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो जो रिलीज हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे नंबर ऑफ सेल्स। जितना ज्यादा आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन दिखेगा उतने ही हमारे ज्यादा सेल बर्स्ट हुए हैं। इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और व्रिंकल हो जाते हैं। श्रिंक होंगे, उनका वॉल्यूम कम होगा और सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो नहीं चेंज होगी। तो ये इतना सिंपल सा है हिमोलिटिक मेथड, ठीक है। और जो दूसरा मेथड आता है वो है क्रायोस्कोपिक मेथड, जिसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। सो ये जो क्रायोस्कोपिक मेथड होता है ना, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ सल्यूट से रिलेटेड है। जो भी लेना देना है ना, सल्यूट के नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सल्यूट से जो रिलेटेड होगा उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो जो क्रायोस्कोपिक मेथड होता है या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर भी जो चेंज होता है, ठीक है। सो जो चेंजेस देखने मिलते हैं ना, देखो किसी भी प्योर सब्सटेंस का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट निकालो या फ्रीजिंग पॉइंट निकालो ना, तो आपको अलग वैल्यू देखने मिलेगी। पर इसी प्योर सब्सटेंस में, मानो कि कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, इसी में आपने कुछ सल्यूट ऐड कर दिए, सो आपको बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने मिलेगा और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने मिलेगा। मतलब क्या है कि मानो इसका ये जो हमारा सैंपल था, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर पहले 30 था, सॉल्यूट डालने के बाद हमको ना ये थोड़ा ज़्यादा देखने मिलेगा, 40 डिग्री सेल्सियस देखने मिलेगा। वहीं पे प्योर कंस्टिट्यूएंट का, इसी का अगर मानो कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, सॉल्यूट डालने के बाद ना ये -10 डिग्री सेल्सियस में देखने मिलेगा। सो हमको ये देखने मिल रहा है कि जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट, इवन वेपर प्रेशर, ये सब भी चेंज हो जाता है, जिसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस यूनिट्स में, ठीक है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड किया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है और वेपर प्रेशर, ये सब चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो क्रायोस्कोपिक मेथड होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो हेल्पफुल होते हैं इन डिटरमाइनिंग द आइसोटोनिसिटी वैल्यूज। अमंग देम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। क्रायोस्कोपिक, जहां भी अगर देखो क्रायो नाम आएगा ना, तो एक बार याद रखना कि कुछ तो फ्रीजिंग से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। क्रायोस्कोपिक जहां पे भी ऐसा नाम अगर आप देखोगे, सो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें से फ्रीजिंग पॉइंट जो है हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आइसोटोनिक या टोनिसिटी वैल्यूज को पता लगाने के लिए। कैसे? देखो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, पर उसी वाटर में जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि कोई सल्यूट डाल दो, जैसे कि NaCl सब्सटेंस डाल दें, उसकी वजह से जब आप फिर बाद में फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री से तो और भी कम देखने मिलेगा। सो डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट जो है, FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TF भी कह सकते हैं, ऑफ ब्लड एंड टीयर्स जो है वो -0.52 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसी को जो हमने बोला ना, वाटर में जो उसका प्योर वाटर होगा उसका कोई अलग फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसमें आपने कोई सल्यूट डाल दिया तो अलग उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया अपने जो हमारा टोनिसिटी वैल्यू, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसको पता लगाने के लिए। देखो हमारे जो ब्लड होते हैं ना, तो ब्लड जो मानो कि मेरे पास जो ब्लड है, ठीक है, तो ये वेन्स है, उसके अंदर ब्लड दौड़ रहा है, तो ब्लड में ना सिर्फ लिक्विड नहीं होता, उस लिक्विड में सॉलिड्स भी होते हैं। आरबीसी हमारे सॉलिड्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं, आरबीसीज होते हैं, तो काफ़ी कुछ उस ब्लड में घूम रहा होता है, ठीक है। तो सिर्फ लिक्विड नहीं है, तो इस लिक्विड को लिक्विड समझो, और जो हमारे सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स घूम रहे हैं, आरबीसी,
ठीक है। प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उनको सॉलिड, एडेड सॉलिड समझो। तो देखो, अगर आप सिर्फ प्योर लिक्विड की बात करोगे तो इसका कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, पर जब हमारे जो सॉलिड्स को इसी लिक्विड में ऐड कर दो तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और वो सॉलिड क्या है? हमारे आरबीसीज, हमारे एल्ब्यूमिन्स। ठीक है। सो जब हम यही सेम जो फंडा लगाएंगे और अपने ब्लड का हम फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं ना, सिंस हमारे ब्लड में सॉलिड्स भी हैं तो हमको फ्रीजिंग पॉइंट क्या देखने मिलता है? -0.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और फिर इसलिए जो हमारे ड्रग का सोल्यूशन, जो हमारा जो ड्रग है, ठीक है, अगर उसका आप सोल्यूशन बनाते हो और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हो तो उसका भी अगर फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी जो है हम बोलेंगे हमारा ड्रग जो है वो आइसोटोनिक है हमारे ब्लड से। ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा टीएफ वैल्यू जो है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है हमारे ड्रग सोल्यूशन की, वो भी -0.52 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए ताकि वो आइसोटोनिक हो। तो सच अ सोल्यूशन शो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड, हेंस द फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड टिश्यू जो है वो अल्टर नहीं होता। देखो, मैंने क्या बोला, ब्लड का कुछ तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो हमारे ड्रग का फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही होना चाहिए। हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं। सो देखो, जब फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो जाता है ना, तो जो ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा देखा गया है कि जब फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो भी सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सोल्यूशन के हमने डेफिनेशन में देखा था कि उसका डेफिनेशन ही होता है ऐसे दो सोल्यूशन जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उनको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो हम बोल सकते हैं जो मेरा ड्रग है और मेरा जो ब्लड है वो एक दूसरे से आइसोटोनिक है। ठीक है। तो इस तरीके से मुझे टोनिसिटी का पता चल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी मेथड्स, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लास्ट यूनिट ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है। सो आपको अगर इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप में मिल जाएगा या फिर वेबसाइट में भी मिल जाएगा या तो इस यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।